Very good morning to all students. Today date is 19th January 2022. Subject is SST and sub-subject is Political Science. And in Political Science we are discussing about the electoral politics. In this chapter we discuss about election. फर्स्ट थिंग इज़ दैट व्हाट इज़ एन इलेक्शन. पहली चीज़ क्या है कि इलेक्शन क्या होता है. तो एज आई टॉट यू दैट इलेक्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव. इलेक्शन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं. इन दिस पर्सपेक्टिव वी सी द केस ऑफ हरियाणा कि हाउ द इलेक्शंस was won by Devi Lal by their promises, and in the next election how he lose the election. And in this way we also see why do we need election, or some points related to the what makes an election democratic, political competition. And now we study the system of elections in India. System of election in India. भारत में जो इलेक्शंस की प्रक्रिया है वो कैसे चलती है. तो इन दिस चैप्टर वी सी कि देयर आर टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. फर्स्ट इज लोकसभा एंड द सेकंड इज राज्यसभा. इन दिस सेम वे इन स्टेट देयर आर टू हाउसेस, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा और विधान परिषद, है ना. तो ऐसे समझेंगे है कि पार्लियामेंट के टू हाउसेस होते हैं. एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा. और ऐसे ही विधानमंडल के दो सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा और विधान परिषद. ओके. तो और इन्हीं के द्वारा जो इलेक्शंस होते हैं इनके देवर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर 5 ईयर्स. यानी कि लोकसभा के और विधानसभा के इलेक्शन प्रत्येक 5 साल में हेल्ड करवाए जाते हैं. और इसी के द्वारा जो एमपीज़ और एमएलएज जो हैं सिलेक्टेड होते हैं. जो एमपीज़ होते हैं दे आर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमएलएज मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. And election are held in all constituencies at the same time, either on the same day or within a few days. Thus is known as जनरल इलेक्शन. और कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब होता है चुनाव क्षेत्र. जैसे कि हमारा यूपी है तो यहाँ पे देयर आर 80 कॉन्स्टिट्यूंसीज, यानी कि यहाँ पे 80 चुनावी क्षेत्र बनाए जाएंगे, है ना. तो उन 80 क्षेत्रों में से क्या चुने, 80 कैंडिडेट्स जो है 80 कैंडिडेट्स को चुना जाएगा. ऐसे ही जब हमारे यहाँ पे लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो ऑल अबाउट कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई जाती हैं, 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज पूरे ऑल ओवर इंडिया में बनाई जाती हैं. यानी 543 क्या चुने जाएंगे, एमपी जो है चुने जाएंगे. ठीक है. तो ये हो गई प्रोसीजर कि इलेक्शंस कैसे होते हैं, एमपीज़ क्या होते हैं, एमएलएज क्या होते हैं. बता दिया कि एमपीज़ कैसे चुने जाते हैं. जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है उसको एमपी बोलते हैं, और जो एमएलएज क्या होते हैं, मेंबर ऑफ जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है उसको एमएलएज बोला जाता है. प्रत्येक 5 साल में लोकसभा इलेक्शन होते हैं और राज्यसभा इलेक्शन कब होते हैं, प्रत्येक 6 साल में होते हैं. और जो राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं इनके लिए डायरेक्ट वोटिंग ना होकर इनडायरेक्ट वोटिंग चलती है. तो ये प्रोसीजर हो गया. अब ये देखना है ये इलेक्टोरल जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो कैसे बनती हैं. इन इंडिया एन एरिया बेस सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज फॉलोड वेयर द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन. दीज आर कॉल्ड द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब चुनाव के पर्पज से
जो एरिया है उसको डिवाइडेड कर दिया जाता है, उसी को कॉन्स्टिट्यूंसी बोला जाता है। एवरी वोटर हु लिव इन एरिया वोट्स फॉर वन रिप्रेजेंटेटिव, और जो उस प्रॉपर एरिया में जो व्यक्ति रह रहा है वो अपने उस रिप्रेजेंटेटिव के लिए क्या करता है, वोट करता है। फॉर लोकसभा इलेक्शन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 543 इलेक्शन constituencies. As I told you that during the Lok Sabha election the whole India is divided into 543 election constituencies, यानी कि चुनाव, लोकसभा चुनाव के समय जो पूरा भारत है वो 543 constituencies में बढ़ जाता है। The representative elected from each constituency is called the member of parliament or an MP. As I told you कि जो प्रत्येक मेंबर जो चुना जाता है इन कॉन्स्टिट्यूंसीज को, उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MPs हम बोलते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर दैट ईच कंस्टिट्यूंसी शुड हैव अ सरप्लस इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विथ इट, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान भी है कि जितनी भी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज को बनाया जाता है। तो फॉर विधानसभा इलेक्शन ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूंसीज एंड द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और MLA। जैसे मैंने बताया कि जब स्टेट इलेक्शंस होते हैं तो स्टेट इलेक्शंस के दौरान जो पूरा का पूरा स्टेट होता है वो कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइडेड कर दिया जाता है, और जो प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी से जो मेंबर चुना जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, MLA बोलते हैं। MLA का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे कि अपना यूपी है, यूपी में ऑल अबाउट 80 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी हुई हैं। So each parliamentary constitution has several assembly constitution within it. The same principle applies for the पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शन। और इसी तरीके का प्रोसीड्यूर अपनाया जाता है कब, जब पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि प्रधान के इलेक्शंस होते हैं, और सेम यहाँ पे जो आपके छोटे छोटे टाउन्स हैं वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है। तो आप खुद नोटिस करिए कि हमारे यहाँ पे जैसे गुड़सराय हैं, तो गुड़सराय में क्या है, म्यूनसिपैलिटी बनी हुई है, और म्यूनसिपैलिटी का जो मेंबर होता है उसको चेयरमैन बोलते हैं। हेड ऑफ द म्यूनसिपैलिटी क्या होता है, चेयरमैन होता है। और चेयरमैन इसके आफ्टर जो पूरा का पूरा टाउन होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू द वार्ड एंड द मेंबर ऑफ एंड एवरी वार्ड हैज़ अ मेंबर, और प्रत्येक वार्ड का क्या होता है, एक मेंबर चुना जाता है ना। तो सेम सिस्टम ऐसे ही जैसा कि सिस्टम मैंने आपको बताया है कि जैसा लोकसभा के लिए बताया और मैंने विधानसभा के लिए आपको बताया, सेम ऐसे ही जो आपके पंचायती चुनाव होते हैं इसी तरीके से इनका भी सिस्टम चलता है। ईच वार्ड इलेक्ट्स वन मेंबर ऑन, एक चीज़ और याद रखिए, मैंने बताया आपको म्यूनसिपैलिटी का जो हेड होता है उसको हम चेयरमैन बोलते हैं, एंड द हेड ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज नॉन एज द मेयर। और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हेड होता है उसको क्या बोला जाता है, मेयर। जो छोटे टाउन्स होते हैं वहाँ पर म्यूनसिपैलिटी होती है, और जो बड़े बड़ी सिटीज़ होते हैं, महानगर होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हेड होता है मेयर। नाउ वी सी द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज। ये तो मैं आपको बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूंसीज बनती हैं, लेकिन समटाइम आप लोगों ने सुना होगा जो चुनाव होते हैं चेयरमैन के या फिर जो भी चुनाव, तो बोले वहाँ से कैसी सीट आई है, बोले SC सीट आई है, OBC सीट आई है, ST सीट आई है। वो क्या है, वो देखते हैं कि कैसे होता है। तो सम कॉन्स्टिट्यूंसीज आर रिजर्व फॉर द पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। यानी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज को, जैसे मैंने बताया कि पूरा ऑल ओवर जो यूपी है वो कितने में डिवाइड हो गया, 80 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइडेड रहा। तो उसमें से 80 में से हो सकता है कुछ सीटें SC के लिए, कुछ ST के लिए जो है रिजर्व करके रखी गई हो। तो क्या करें, सम कॉन्स्टिट्यूंसीज आर रिजर्व फॉर पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड SC रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी ओनली समवन हु बिलोंग्स टू SC कैन contest the election, or where there is a SC seat only a SC candidate can contest election। जहाँ पे SC सीट आती है वहाँ पे केवल SC जो कॉन्टेस्टेंट होगा वही चुनाव को वहाँ पे
लड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि एससी सीट है वहाँ पे कोई जनरल फाइट कर ले या ओबीसी फाइट कर ले, तो वहाँ पे अगर एससी सीट है तो एससी कैंडिडेट ही फाइट करेगा। एंड सिमिलरली इन एसटी कॉन्स्टिट्यूंसीज ओनली वन सम पर्सन हु बिलोंग टू एसटी कैन कॉन्टेस्ट फॉर एन इलेक्शन। और सेम ऐसा यहाँ पे ये भी है कि जहाँ पे एसटी की सीट होगी एसटी की, तो ओनली अ कैंडिडेट हु बिलोंग्स टू अ एसटी कम्युनिटी कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन। जो व्यक्ति एसटी से बिलोंग करेगा वही वहाँ पे इलेक्शंस को फाइट कर सकता है। अ फ्यू सीट्स इन लोकसभा अबाउट 84 फॉर एससी एंड 47 फॉर एसटी आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अगर हम बात करें लोकसभा इलेक्शन की तो 84 जो सीट्स हैं वो रिजर्व करके रखी गई हैं एससी के लिए और 47 सीट्स आर रिजर्व फॉर द एसटी कैंडिडेट्स। एंड दिस नंबर इज प्रोपोर्शन इन दियर शेयर ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। और जो ये शेयरमेंट है किसके बेसमेंट पे हुआ है, उनकी पॉपुलेशन के बेसमेंट पे हुआ है कि जो ये सीट्स हैं, जैसे बताया मैंने कि 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी कैंडिडेट्स, है ना। 84 किसके लिए रिजर्व है, एससी के लिए, और 47 किसके लिए रिजर्व करके रखी गई हैं, एसटी कैंडिडेट्स के लिए। रिजर्वेशन इन डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल, आप देखना है कि रिजर्वेशन जो है डिस्ट्रिक्ट पे और लोकल लेवल पे क्या था। तो इन मैनी स्टेट्स सीट्स इन रूरल और अर्बन एरियाज आर रिजर्व फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस। अगर हम कुछ एरियाज़ में बात करें रूरल और अर्बन एरियाज़ में, तो कुछ जो सीटें हैं वो अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व करके रखी जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इन सम कॉन्स्टिट्यूंसीज सीट्स आर रिजर्व फॉर द एससी एंड एसटी कैंडिडेट इन ऑन द सेम वे सम सीट्स आर ऑल्सो रिजर्व फॉर द ओबीसी कैंडिडेट्स। The proportion of the seats reserved varies from state to state. 1/3 of states are reserved in rural and urban local bodies are women candidate. सेम जैसे मैंने आपको बताया था कि लोकसभा और विधानसभा में जो प्रावधान है कि 1/3 जो सीटें हैं वो वुमेंस के लिए रिजर्व करके रखी जाती है, तो सेम यहाँ पे कि रूरल एरियाज़ में भी अर्बन एरियाज़ में जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें भी जो 1/3 सीटें हैं वो किसके लिए रिजर्व हैं, वुमेंस के लिए रिजर्व करके रखी गई हैं। अब इसके आफ्टर देखते हैं वोटर लिस्ट। इलेक्शंस में क्या क्या प्रोसीड्यूर चलता है, किस तरीके से इलेक्शन होते हैं, तो देखते हैं वोटर लिस्ट। In a democratic elections, the list of those who are eligible to vote called the electoral roll and is commonly known as the voter list। कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या होता है कि द पर्सन हु इज़ एलिजिबल फॉर द वोट, है ना, कि वो जो व्यक्ति वोट के लिए एलिजिबल हो जाता है उसके लिए क्या एक लिस्ट जारी की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, वोटिंग लिस्ट बोलते हैं। आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज के बारे में, है ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज क्या होता है, द राइट टू वोट एट द एज ऑफ 18, यानी कि जब जो 18 साल की उम्र कंप्लीट करने के बाद वोटिंग का राइट मिलता है उसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सेम है कि जो भी व्यक्ति 18 ईयर्स कंप्लीट कर लेता है और 18 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद जो इलेक्शंस होते हैं उसमें उनका नाम आ जाता है, उसी को वोटर लिस्ट बोला जाता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट टू गेट द नेम ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर लिस्ट। और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी व्यक्ति 18 साल का होता जा रहा है उसका नाम किस में मेंशन किया जाए, वोटिंग लिस्ट में मेंशन किया जाए। एंड इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसके इपिक भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये भी जो इलेक्शन के समय लोगों को मिलता है। इसमें क्या लगे, कैंडिडेट की फ़ोटो पेस्ट होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, इपिक election photo identity card has been introduced. However, this card has not been made compulsory for voting, and voters can show any proof of identity like the ration card or driving license, other card to the cast a vote. If any person had not their epic means election photo identity card, they can also bring their Aadhaar card, driving license and any other एविडेंस दैट शोज़ दैट दे हैड कम्प्लीटेड द एज ऑफ 18, यानी कि और भी कोई प्रूफ जिसके द्वारा ये
ये प्रमाणित होता है कि उसने 18 साल की उम्र को पूरा कर लिया है, वो अपना वोट को कास्ट कर सकता है। ओके, अब नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट, आखिर जो एक कैंडिडेट का नॉमिनेशन कैसे होता है, वो कैसे इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर सकता है। तो एनीवन हु इज़ अ वोटर कैन ऑल्सो बिकम अ कैंडिडेट इन अ इलेक्शन। एनीवन हु इज़ अ वोटर, प्रत्येक व्यक्ति जो एक वोटर होता है, कैन ऑल्सो बिकम अ कैंडिडेट इन इलेक्शन, वो कैंडिडेट भी बन सकता है इलेक्शन में, है ना, वो अगर चाहे तो इलेक्शन को भी फाइट कर सकता है। हाउएवर टू बी अ कैंडिडेट इन इलेक्शन द मिनिमम एज इन 25 ईयर, बट ओनली द डिफरेंस इज दैट a person who has completed the age of 18 can contest their vote, but a person who has completed the age of 25 year he can या फिर सी कैन कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन, जिसने 25 वर्ष की उम्र को कंप्लीट कर लिया हो वो इलेक्शन में फाइट कर सकता है। अब पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट हु गेट द पार्टी सपोर्ट द सिंबल पार्टी इज नॉमिनेटेड इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट। और पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करती हैं और उसी को हम बोलते हैं, और साथ में नॉमिनेट करने के आफ्टर अपनी पार्टी का क्या देती हैं, उन्हें सिंबल देती हैं। जैसे ये हमें पता है ना, जैसे कांग्रेस पार्टी का सिंबल क्या है, ये मतलब हथेली पूरा का पूरा पंजा, और जो आपकी समाजवादी पार्टी उसका साइकिल, बीजेपी पार्टी उसका सिंबल क्या है, लोटस। तो इस तरीके से अपने सिंबल्स को देती हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टी टिकट बोलते हैं। द कैंडिडेट हैज़ टू फिल नॉमिनेशन फॉर्म एंड गिव सम मनी एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। और जो व्यक्ति है जो नॉमिनेशन फॉर्म को फिल कर रहा है, he have to या she have to deposit some money as a सिक्योरिटी के तौर पे उन्हें कुछ पैसा जो है डिपॉजिट करना पड़ता है। एंड moreover every candidate has to make a legal declaration giving फुल डिटेल्स, और जो भी व्यक्ति इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर रहा है उसे अपनी पूरी डिटेल देनी पड़ती है। जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि जो कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, डिटेल्स ऑफ द एसेट एंड लिएबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड ही और सी हर फैमिली, मतलब ये भी बताना डिटेल देनी पड़ती है कौन सी फैमिली से वो बिलोंग कर रहे हैं। एंड सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, और द कैंडिडेट हु इज़ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन इज ही और सी हैज़ एनी सीरियस क्रिमिनल केसेस, यानी कि जो भी व्यक्ति इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर रहा है उसके ऊपर कोई सीरियस क्रिमिनल केसेस तो नहीं है पहले से, तो ये सारे जो डिटेल्स हैं उसे देने पड़ते हैं। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट इट एंड एयर इज़ अ क्वेश्चन के देयर इज़ अ कंपल्सन फॉर द रिप्रेजेंटेटिव हैव एनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो भी व्यक्ति इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर रहा है क्या उसके लिए कंपलसरी है कि उसकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, ऐसा क्या कोई रूल बना है। तो देखते हैं कि देयर इज़ नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट फॉर बीइंग एन एमपी और एमएलए, कि कोई भी व्यक्ति जो इलेक्शन फाइट कर रहा है चाहे वो एमपी हो चाहे कोई एमएलए हो, उसके लिए कोई क्राइटेरिया फिक्स करके नहीं रखा गया कि उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। द रिलेवेंट क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल्स कॉन्सर्न प्रॉब्लम्स एंड टू रिप्रेस पीपल्स इंटरेस्ट। केवल क्या होना चाहिए, उनके अंदर इतनी एबिलिटी, इतनी योग्यता होनी चाहिए कि लोगों की समस्याओं को समझ सके, उनके दर्द को समझ सके, उनकी पीड़ाओं को समझ सके, उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। एजुकेशनल कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई है। तो पुटिंग एन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वुड गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी इफ़ एनी काइंड ऑफ लिएबिलिटी इज पुटिंग देयर, तो इट विल बी अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर इस तरीके का कोई क्राइटेरिया रखा जाता है, कोई क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रखा जाता है, तो किसके अगेंस्ट हो रहा है, ये जो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है उसके अगेंस्ट में होगा, जिससे कि सारे व्यक्तियों को राइट टू इक्वलिटी मिला है, राइट टू कास्ट एंड वोट और राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है। तो इस तरीके से जो हमारा डेमोक्रेसी की थीम है उसके अगेंस्ट जाना होगा। अगर इस तरीके कोई भी लिएबिलिटी लगाई जाती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर रखी जाती है, तो ये हमारी जो डेमोक्रेसी की वेरी स्पिरिट है उसके अगेंस्ट में होगा।
तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त रहने देते हैं। आप कल तक चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो एक बार बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको कि पहले आपके मन में बहुत सारी क्यूरीज चलती थी कि एमपी क्या होते हैं, एमएलएज क्या होते हैं, कैसे फॉर्मेशन चलता है। तो बताया मैंने इसकी जो अपनी पार्लियामेंट है उसके 2 हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। जो आपका एमपी होता है दैट इज़ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जिसको एमएलए बोलते हैं दैट इज़ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आफ्टर दैट वी सी दैट व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूंसी। फिर हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है, यानी कि बताया मैंने कि इलेक्शन के दौरान अगर लोकसभा इलेक्शन है तो उसके दौरान पूरी का पूरा जो कंट्री है वो 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में बट जाएगा। अगर कोई स्टेट का इलेक्शन हो रहा है तो अपन यूपी में रह रहे हैं तो अपन यूपी के पर्सपेक्टिव में बोलेंगे कि यूपी में पूरा टोटल कितने 80 कॉन्स्टिट्यूंसीज में बट जाता है। और इसकी आफ्टर में बताया मैंने आपको कि जो कुछ सीटें हैं वो एसटी के लिए, एससी के लिए और ओबीसी के लिए रिजर्व करके रखी जाती हैं। उसमें से 1/3 सीटें जो हैं वो किसके लिए रिजर्व होती हैं, वुमेन्स के लिए रिजर्व करके रखी जाती हैं। वोटर लिस्ट क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है कि जो भी व्यक्ति 18 साल की उम्र को कंप्लीट कर लेता है उसका नाम किस में आ जाता है, वोटिंग की लिस्ट में आ जाता है, तो इसको हम वोटर लिस्ट बोलते हैं। और फिर इसके आफ्टर मैंने आपको बताया कि नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, एक व्यक्ति का नॉमिनेशन कैसे होता है, वो कैसे इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो बताया कि जो कोई भी व्यक्ति जिसने 18 साल की उम्र को कंप्लीट कर लिया वो वोटिंग के लिए एलिजिबल हो गया। और इसके लिए साथ में अगर किसी व्यक्ति की उम्र 25 साल हो गई तो वो इलेक्शंस को भी फाइट कर सकता है ना। तो उसके लिए क्या करना होता है, इलेक्शन फाइट करने के लिए एक नॉमिनेशन जो फॉर्म होता है उसको फिल करना पड़ता है और उसके लिए कुछ जो अमाउंट होता है उसको डिपॉजिट करना पड़ता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई नहीं रखी गई है, क्योंकि अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए रखी दी जाएंगी तो जो हमारी डेमोक्रेसी की मेन स्पिरिट है उसके अगेंस्ट जाना होगा। तो इस तरीके से अगर पॉलिटिकल फील्ड में कोई भी जाना चाहता है तो उसके लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई है। ओके, तो ये आपके कुछ फीचर्स हमने आज इसमें पढ़े इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। आप इसको एक बार ज़रूर रिवाइज करना। एक चीज़ हमेशा याद रखना आप लोग कि अगर आप 9th का सिलेबस रेगुलरली और कॉन्सेंट्रेटेड होकर अगर आप इसको स्टडी करते हैं तो आपको 10th में प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपने क्या किया 9th में ही लापरवाही की तो 10th के चैप्टर आपको समझ में नहीं आएंगे, सारा दिमाग के ऊपर से जाएगा कि क्या हो रहा है हमें नहीं समझ में आ रहा। तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, वर्ड टू वर्ड पढ़िएगा। ओके, नाउ इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।